ताड़ासन। कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करें। बहुत सुंदर, जितने को देख पा रहा हूं मैं, दोनों प्रदेश वालों को लगभग बहुत सुंदर कर रहे हैं। फिर नीचे पैर को फैला लें 1 फीट की फैसला, और करेंगे त्रियत्नासन। इसमें भी सांस लेते हुए देखिए दाहिने ओर झुकेंगे इस तरह से सांसों के साथ। फिर दूसरे साइड, वापस, और एक बार सांस भरते हुए वापस। इस प्रकार से त्रियत्नासन। चलिए करते हैं ध्रुवासन। एक पैर से एकदम सहजता के साथ दाहिने पैर को नितंब से सटा लें। एकाग्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन। फिर हाथ को साइड से हाथ के हथेली के ऊपर करते हुए इस तरह से सहजता के साथ, इससे आपके एकाग्र बना हुआ रहता है। प्रयास करें, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी शुरुआत है तो कुछ लोग हिल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अभ्यास करते जाएंगे, 1 बार 2 बार, धीरे धीरे हो जाएगा। काहे कि एकाग्र मन चंचल होता है, उसको एकाग्र करता है, मन शांत हो जाता है। ये धीरे धीरे इसको नमस्कार मुद्रा में मिला सकते हैं। इस प्रकार से दाहिने पैर में इस साइड से हाथ को नीचे ले आएंगे। फिर दूसरे पैर से, दाहिने किए थे बाएं पैर से, फिर हाथ को उसी तरह से धीरे धीरे साइड से ऊपर ले जाएंगे। बहुत सुंदर, जितने भाई बहन कर रहे हैं सब बहुत सुंदर कर रहे हैं। और जो नए नए हैं, कुछ लोग हल्का सा उनका नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, अपने को अब अभ्यास करते जाएंगे, हो जाएगा। शुरुआत में दिक्कत होते हैं 2-4 दिन। गरुड़ आसन। देखिए पैर को दाहिने पैर के ऊपर, बाएं पैर को इस तरह से फंसा लिए। अब उसी तरह से हाथ को भी देखिए इस प्रकार से, इसे शरीर सब तरफ से धीरे से इसको खोल लेंगे। अब दूसरे साइड से जितना हो पा रहा है, किन्हीं किन्हीं का नहीं हो पा रहा होगा पूरा, तो कोई बात नहीं, अगर इतने हो रहे हैं तो इतने कर ले, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करेंगे। जैसे हम लोग बचपन में, याद कीजिए, जब व्यक्ति छोटा था, अब धीरे धीरे अभ्यास करते करते उन्होंने पूरा चलना सीखा, पूरा बोलना सीखा, तो ऐसे इसको भी धीरे धीरे करते करते ही हो पाएगा।
चलिए लगभग लगभग शरीर का धीरे धीरे एक एक अंग को हम लोग फ्री करेंगे। तो ये 4-5 आसन आप शुरुआत में हमने करा दी। अब योगिन के अभ्यास 12 कोच आज भी हम लोग नाम जानेंगे और उसके मेथड, उसके क्रम और उसका प्रैक्टिकल करेंगे, सब साथ साथ चलेगा। तो चलिए करते हैं प्रारंभ योगिन का नंबर 1, क्रम में नंबर 1, और जिसका नाम हस्त संचालन। इसमें आपको हाथ को हल्का हल्का ऊपर नीचे, पैर आप प्रतिदिन लगभग कर रहे हैं। कुछ का लगभग 10 दिन से ऊपर तो सभी का हो चुका है। क्या है कि अपने को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास करना आवश्यक है। 1 घंटा का योगाभ्यास 23 घंटा 24 घंटा स्वस्थ देता है। आपको लंबे समय तो देता ही है, लेकिन प्रतिदिन 24 घंटा में 1 घंटा हम समय निकाल लेते हैं योगाभ्यास के लिए, तो आपको दिन भर का आरोग्य, दिन भर का स्फूर्ति, दिन भर का स्वस्थ मन। तो ये हो गया आपको क्रम में 1, और जिसके आपको नाम बताए हस्त संचालन। और इसका विधि हाथ हल्का ऊपर और पैर पीछे से सटाने का प्रयास। नंबर 2 में हाथ पूरा ऊपर। अब इसमें ध्यान रखें, हाथ मुड़े नहीं, हाथ सीधा रखें जितना जा सकता है। हाथ को मुड़ना नहीं है, एकदम सीधा ऊपर ले, और पैर को भी नितंब से सटाने का प्रयास इस प्रकार से जितना हो सकता है। शुरू में कम करते हुए फिर धीरे धीरे हो जाता है। ये तो हो गया पूर्ण हस्त संचालन क्रम में नंबर 2। तो आपको हमने इसका विधि, इसका क्रम, इसका नाम और इसका प्रैक्टिकल सब साथ साथ चल रहा है, और आप सब बहुत सुंदर कर रहे हैं। नंबर 3 जानु संचालन। नंबर 3 इसका नाम जानु संचालन। इसमें पैर उठा रहे, देखिए हाथ कमर पे। अब इसमें जो कर सकते हैं पूरा उठा दें, सीने से सटाने का प्रयास। ये हो गया 3। नंबर 4 जानु विकासक। जानु विकासक में धीरे बैठेंगे, सीधा हाथ कमर पे ही रहेगा, ऐसे सहजता के साथ। इस प्रकार से शरीर रिलैक्स भी हो जाता है और शरीर मजबूत भी होता है। इसमें आपको पांव पे दबाव आता है। बहुत सुंदर। ये हो गया 4। चार को बोलते हैं जानु विकासक, इसका नाम। फिर नंबर 5 क्रम में 5, इसके नाम हो गए जांघा विकासक। योगिन में ऐसे बैठेंगे धीरे धीरे, हाथ सामने, हाथ खुला हुआ रहेगा और आपकी दृष्टि सामने। जितना बैठ सकते हैं पूरा बैठ सकते हैं, इस तरह से पूरा बैठ जाए। अब जो पूरा नहीं बैठ सकते इतना बैठ सकते हैं, इतने बैठे, लेकिन विधि सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ऐसे ये जांघा विकासक भाग 1 योगिन में, और क्रम में 5। बहुत सुंदर।
बच्चे हैं वो लोग तो बहुत सहजता के साथ कर पा रहे हैं। चलिए, जांघा विकासक भाग 2। हाथ कमर पे और दाहिने पैर पे इस तरह बैठेंगे, सांस लेते हुए इस प्रकार से। फिर दूसरे साइड से सांसों के साथ इसमें सांसों का बहुत बड़ा महत्व है। सांस लेने की गति आप बिना सांस लिए करेंगे, सामान्य सांस रख के, तो भी लाभ कुछ कम हो पाता है, लेकिन सांसों के साथ करेंगे तो इसके 4 गुने लाभ हैं। ये हो गया जांघा विकासक भाग 2, और इसको क्रम में बोलते हैं छठा। अब क्रम में 7, फिर 1 फीट का फैसला लेते हुए 1 से 2 फीट का, और छाती विकासक। सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे ऐसे। छाती विकासक क्रम में आ गया 7। सांस लेते हुए कम से कम 3 से 4 राउंड सहजता के साथ। इस समय आप भूल जाइए कि आपके अभी कोई काम करने हैं, बस मन लगा के एकाग्र के साथ योगाभ्यास करें और अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाएं। क्योंकि अपने को दिव्य जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन पतन होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो अपने को पतन की ओर जाना नहीं है, पुरुषार्थ करके अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाना है। त्रिकोणासन, दाहिने हाथ को ऊपर लेंगे और कान से सीधे सटा लेंगे और बाएं तरफ झुकेंगे, बाएं हाथ धीरे धीरे नीचे पैर पे आ जाएगा। इस प्रकार से त्रिकोणासन। इसमें साइड का एकदम हाथ को मोड़ेंगे नहीं, हाथ सीधा रहेगा। इसे जितना हो सकता है विधि का अतिक्रमण ना हो और अपने शरीर के क्षमता का भी अतिक्रमण ना हो, ये विशेष ध्यान रखा जाता है। सांसों के साथ ये त्रिकोणासन क्रम में नंबर 8। उसके बाद कोणासन नंबर 9। ऐसे दाहिने हाथ बाएं पैर पे ले गए और बाएं हाथ को देखेंगे, हाथ की हथेली को इस तरह से, फिर दूसरे साइड से ऐसे। ये हो गया कोणासन नंबर 9। अब हम लोग करेंगे पादहस्तासन। इसमें सांस ले लिए, फिर सांस बाहर, माथे को घुटने से सटाने का प्रयास जितना हो सकता है। ये पादहस्तासन क्रम में 10। सांस पूरा बाहर हो जाता है ऐसे। जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो लोग तो सटा सकते हैं आसानी से। जो अपने बुजुर्ग हैं उनका पूरा नहीं हो पाएगा, जितना हो सकता है उतना करने का अभ्यास। चलिए नंबर 11 चलित पादहस्तासन। इसमें 4 पोज होता है। 1
जो पीटी करते हैं। नंबर 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इसी को फास्ट करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा। 1, 2, 1, 2। ये तो सभी लोग बहुत उत्साह उमंग के साथ, सहजता के साथ सब लोग कर पाते हैं। इसमें भी सांसों के साथ ये हो गया चलित पादहस्तासन क्रम में 11। अब नंबर 12 योग नृत्य। ये हो गया योग नृत्य। इसमें देख लें, पैर की पंजा आपको एक ही जगह रहेगा, सिर्फ उसका एड़ी भाग आपको साइड में जाएगा। ऐसे ऐसे हल्का सा शरीर को झुका लेते हैं इस तरह से, सीधे पैर को मोड़ के। फिर आपको हाथ हल्का सा, आपको देखिए जिधर आपको जाएगा उसके विपरीत हो जाता है। चेहरा भी उस तरह से, फेस इस तरह से करते जाएंगे एकदम सहजता के साथ। 1-2 बार में आप करेंगे हो जाता है, नहीं तो शुरुआत में इधर से उधर उछल कूद हो जाता है। ये तो हो गया योगिंग योग नृत्य। इस प्रकार से हम लोगों का 12 कोर्स कंप्लीट होता है। योगिन के 12 कोर्स। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार के 12 कोर्स। आप सबों को भी शरीर पूरा वार्म हो गया होगा। धीरे धीरे शरीर को, एक्सरसाइज के लिए शरीर को धीरे धीरे फिट होता है। तो चलिए अब करेंगे हम लोगों ने सूर्य नमस्कार के 12 कोर्स, और उसका भी क्रम जानेंगे, उसका विधि जानेंगे और उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलिए सबसे प्रथम एक बार आप देख लें, फिर सब कुछ साथ साथ करेंगे। पैर दोनों नजदीक, हाथ नमस्कार मुद्रा में। ये तो हो गया आपको नंबर 1 नमस्कार मुद्रा। नंबर 1 ऊर्ध्वहस्तासन। नंबर 2 इसमें कमर के फूल के रख ही लेगा, ऐसे सांस लेते हुए। नंबर 2। नंबर 3 पादहस्तासन, सांस बाहर। फिर इनके बाद नंबर 4 दाहिने पैर पर बैठेंगे, दक्षिण अश्व संचालन, सांस लेते हुए। 4 के बाद 5 दोनों पैर पीछे, पंजा पूरा जमीन पे, पर्वतासन 5 में। फिर छठा षष्टांग आसन। ऐसे इसमें पूरा शरीर जमीन पे नहीं आएगा, ठुड्डी आएगा, सीने का हल्का सा भाग आएगा, और घुटने और पैर की अंगुली और हाथ इतने पर दबाव रखेगा, षष्टांग आसन। उसके बाद भुजंग आसन, सांस लेते हुए जितने कमर को मोड़ सकते हैं, इसमें पूरा हाथ पे दबाव रखता है, भुजंग आसन। फिर पुनः पर्वतासन। इसमें पूरा आपको पहाड़ की तरह, और इसमें दृष्टि नाभि को देखना होता है। ये हो गया पर्वतासन। वाम अश्व संचालन, बाएं पैर पर बैठेंगे और दाहिने पैर पीछे होगा, पैर के साइड में दोनों हाथ, सांस लेते हुए। फिर पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन 11 नंबर। फिर 12 नंबर देखिए इस तरह से नीचे लाएंगे हाथ। ये हो गया 12 नंबर नमस्कार मुद्रा। तो चलिए आप सब कोई साथ साथ करेंगे ताकि हम लोग सीख सके, इसका प्रैक्टिकल कर सके। अभी तो आप डेमो के रूप में देखें कि किस तरह किया जाता है, तो अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, ताकि साथ साथ सीख लेंगे।
जब तक करते नहीं हैं तब तक सीखते नहीं हैं। देखने से लगता है सहजता, तो चलिए सहज तो है ही, और सर्वांगीण व्यायाम बोलते हैं इसको। पूर्ण शरीर के लिए एक्सरसाइज, सर्वांगीण व्यायाम। आप सभी आसन ना कर सके और सूर्य नमस्कार ही 10 से 15 बार कर लिए तो आपको लगभग एक्सरसाइज हो जाता है। समय कम है तो आपको सब पता ना हो तो चलिए नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए इस तरह से धीरे धीरे कम से कम 3 बार कर लेते हैं। 1, 2, सब कोई साथ साथ करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए और एक बार धीरे से फिर इसको फास्ट भी करके लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप इसी को फास्ट कर सकते हैं। देखिए वो 1 मिनट में कई बार हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से इसको फास्ट भी कर सकते हैं, और फास्ट करेंगे तो आपको कम से कम 5 बार सूर्य नमस्कार 1 मिनट में हो जाता है। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के 12 पोज हम लोग इसका क्रम जाने, विधि जाने, और इसका प्रैक्टिकल जाने, और इसका निरंतरता करने का अभ्यास। चलिए योगी जोगिन के साथ एक और अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे सभी अभ्यास को हम लोग करने का अभ्यास करेंगे। आप सबों को भी लगभग पसीना आ गया होगा, हमको लगता है, क्योंकि शरीर जब सभी तरफ से वार्म हो जाता है तो पसीना आना स्वाभाविक हो जाता है। इसी शरीर के जो छिद्र बंद हुए रहते हैं वो खुल जाते हैं, जो बाहर पसीना जो अंदर से विकार होते हैं वो छिद्र के माध्यम से, पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए ये तो सूर्य नमस्कार सीखे। अब इससे ऊपर आज हम लोग सीखेंगे, कल सीख नहीं पाए थे, चंद्र नमस्कार। वो सूर्य नमस्कार 12 पोज था, चंद्र नमस्कार 14 पोज होंगे, ताकि आपके पास कुछ एडवांस हो। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेंगे। चंद्र नमस्कार, चलिए इस सूर्य नमस्कार में ही 2 पॉइंट प्लस हुआ है।
देखिए नंबर 1 दो जगह सिर्फ चेंज हुआ है, आप देखेंगे आप सहजता के साथ जान जाएंगे। 1 नाम वही आएगा, नंबर 2, नंबर 3, 3 के बाद 4, देखिए 4 के बाद नंबर 5 में। इस प्रकार से इससे पूरा शरीर पे आपको पूरा दबाव होता है, इससे पूरा पैर पे दबाव रहता है और शरीर आपके पैर मजबूत होते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए सिर्फ यहीं पर इस आसन को चंद्र नमस्कार, अर्ध चंद्रासन, सेम बाकी जा रहा है। देखिए यहाँ पर आ गया वाम अश्व संचालन के बाद ये देखिए इसमें पैर की स्थिति देखिए और हाथ की स्थिति देखिए और दृष्टि सामने हो, इस प्रकार से। इसमें आपको यहाँ पूरा दबाव होता है, काहे कि इसमें पूरा इस पे दबाव आता है, इससे पैर आपको पूरा मजबूत होते हैं। ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11, 11 हो गया, 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। इस प्रकार से इसका होता है 14 पोज। चलिए आप साथ साथ करेंगे 2 बार तो आपको अभ्यास हो जाएगा, नहीं 2 बार ही करने से। बाकी सूर्य नमस्कार के पोज में सिर्फ 2 प्लस हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस प्रकार से चंद्र नमस्कार भी हम लोग नाम के साथ जाने। ठीक, तो हम लोगों का कई आसन हो गए, कई पोज हो गए। सूर्य नमस्कार के 12 पोज, योगिन के 12 पोज, चंद्र नमस्कार के 14 पोज। उससे पहले हम लोग 4-5 आसन भी किए, तारासन, त्रियक्तारासन, ध्रुवासन, गुरुआसन, 4 आसन किए थे। तो सोचिए कितने आसन हम लोगों ने सिर्फ देखते देखते करते करते कितने आसन हो गए। आप गिनेंगे तो देखिए 12, योगिन के 12, सूर्य नमस्कार के 12 गुना 24 और चंद्र नमस्कार के 12, 36, 36 और 2 38, 38 और 4 42 आसन लगभग हम लोगों ने कर चुके। सिर्फ सहजता के साथ करते करते कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। तो चलिए आज उसका भी हल्का सा परिचय करा लेते हैं दोनों प्रदेश को। बैठक की सहजता के साथ सभी लोग कर सकते हैं। दंड तो हल्का सा कठिन होता है, बैठक लगभग सब लोग कर सकेंगे। तो चलिए बैठक कर लेते हैं। बैठक के 8 पोज होते हैं। पैर दोनों सामने, हाथ कमर पे, सांस लेते हुए ऐसे अर्ध बैठक इसको बोला जाता है। इसमें पैर मजबूत होते हैं। देखिए पैर और हाथ मजबूत रहना चाहिए तभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्किंग आपको पैर पे हर
पल आपको पैर पे ताकि चलना है, पैर पे निरंतर, ये अर्ध बैठक, ताकि आपके घुटने स्वस्थ रहें, पैर स्वस्थ रहें, तब तक जीवन है, तब तक हम लोग चल सकेंगे। आप इसमें ध्यान रखेंगे, ऐसे साइड में नहीं फैलाएंगे, आप सामने जाएगा हल्का सा, ऐसे झुकेंगे। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति कभी कभी क्या होता है ऐसे साइड में फैलाते हैं, बैठते हैं, वो रॉन्ग मेथड। ये सामने जाएगा इस तरह से। आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग हो जाता है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ इसे बैठते समय। फिर नंबर 2, पूर्ण बैठक। इसे पूरा ऐसे बैठेंगे, ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे, एक पूर्ण बैठक हुआ। इसे पूरा बैठा जा रहा है, ऐसे ऐसे, ये पूर्ण बैठक। उसके बाद आता है राम मूर्ति बैठक। राम मूर्ति में भी पैर की पंजा नजदीक होगा, हाथ सामने और मुट्ठी बंद, और सांस भरेंगे पूरा। पूरा सांस लेने के बाद धीरे धीरे बैठेंगे इसे कुर्सी की तरफ, इस प्रकार से इतना बैठेंगे। इसमें पूर्ण बैठक में पूरा बैठ रहे थे, इसमें ना राम मूर्ति बैठक में आधा। अब इसे पूरा शरीर पे दबाव, सिर्फ पैर के पंजा पे है एड़ी उठा हुआ, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर इस तरह से करते हुए सांस सामान्य, ये होता है एक बार। चलिए इसको भी कम से कम 2 बार से 3 बार करते हैं, धीरे धीरे। ये हो गया राम मूर्ति बैठक। फिर पहलवान बैठक भाग 1, पहलवान बैठक भाग 2 आएगा। 3 हो गया। चौथा नंबर पहलवान बैठक भाग 1। एक बार एक कदम आगे गए, फिर एक कदम पीछे, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ऐसे। बैठक में लगभग आपके पैर मजबूती के ऊपर रखता है, फिट करता है पैर, ऐसे ऐसे, पैर हाथ, और दंड में हाथ मजबूत होता है, सीने मजबूत होते हैं। ये हो गया आपको पहलवान बैठक भाग 1। फिर पहलवान बैठक भाग 2। इसमें 3 बार नीचे आके उछलना होता है। देखिए 1 2 3, ऐसे 1 2 3, इस प्रकार से 1 2 3। ये होता है पहलवान बैठक भाग 2। बहुत सुंदर। आप सब ने तो, आप लोगों का प्रशिक्षण दोनों जगह बहुत अपने पुराने और बहुत अनुभवी योग शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके बदौलत आप लोग सब बहुत सुंदर ढंग से कर पा रहे हैं। नहीं तो कहीं कहीं योग शिक्षक अगर कमजोर हो जाए, या स्कूल में जिस तरह से अगर टीचर आचार्य पूरा अनुभवी ना हो, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, फिर बच्चा नहीं सीख पाता है। उसी तरह योग सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में भी अगर अनुभवी योग शिक्षकों, वरिष्ठ योग शिक्षकों, वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा ना हो, तो काहे कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने प्रशिक्षक का भी, साधक का तो है ही किसा। तो देखिए कि अपने, इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि अपने प्रशिक्षक का भी महत्वपूर्ण स्थान है, और स्टूडेंट और आचार्य दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक का भी होता है। काहे कि शिक्षक जैसे जैसे सिखाएंगे और उनका जैसे जैसे अनुभव रहेगा, वैसा वो आगे प्रदान करते हैं। तो चलिए हम लोग पहलवान बैठक भाग 1 2 माने आपको 5 बैठक कर चुके हैं। आप करेंगे
6, 7, 8 हनुमान बैठक भाग 1। उसमें आप पैर को फैला लें। ये बैठक में इसको हनुमान बैठक बोलते हैं। हाथ सामने और साइड में बैठेंगे, बाएं साइड इस तरह से बैठने से जितना बैठ सकते हैं। हाथ सामने होगा, दृष्टि सामने होगा। फिर धीरे धीरे उठ जाएंगे, फिर दाहिने साइड बैठेंगे ऐसे। जो मैं देख पा रहा हूँ युवाओं को तो बहुत सुंदर ढंग से कर पा रहे हैं। कुछ अपने बुजुर्ग हैं वो अपने कम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इतने इतने कर लें वो लोग, इतना। लेकिन जो कर सकते हैं पूरा करें, ताकि आपका शरीर, आपके घुटने, आपके पैर जब तक जीवन है तब तक आपका साथ देता रहे। ये हनुमान बैठक का भाग 1। हनुमान बैठक भाग 2। पैर फैसला बना के रखें, हाथ कमर में। हनुमान बैठक का भाग 2। सांस लेते हुए सांस ले लें और दाहिने पैर को बैठेंगे, बाएं पैर इस पर से झुक जाएगा, कमर हुआ मोड़ने इस पर से। अब पीछे का भाग जमीन पे इसे नहीं सटाएंगे, नहीं तो कुछ लोग जमीन पे ले आते हैं, वो रोंग मेथड। ऐसे ऊपर रहेगा तभी तो दबाव जाएगा। ये दूसरे साइड ऐसे सांसों के साथ। सांस का बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो गया आपको हनुमान बैठक का भाग 2। हनुमान बैठक का भाग 3, उसमें भी पैर फैला हुआ रहेगा। आप देखिए हाथ को इधर उठाएंगे, मुट्ठी बंद और अंगूठा कंधे पे हो जाएगा और बैठेंगे इस तरह से। पूरा बैठ लें ऐसे, इससे पूरा ताकत लगता है। देखिए धीरे धीरे कठिन होते जा रहा। ऐसे बिना सहारा के उठने आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ऐसे इस प्रकार से। ये हो गया बैठक के 8 पोज। चलिए 8 पोज के बाद आज हम लोग हल्का सा परिचय दंड का। 2 से 4 दंड तो कर ही लेते हैं, समय कम भी हो 2-4 दंड आराम से आसानी से हो जाता है 12 दंड में से। चलिए 4 दंड तो सभी लोग कर सकते हैं। साधारण दंड, वक्ष विकासक, सर्पदंड और मिश्रदंड कर लेते हैं। इस प्रकार से इसमें आपको हाथ की मजबूती, सीने की चौड़े और सीने का मजबूत, इस प्रकार से ये हो गया साधारण दंड। फिर वक्ष विकासक, हाथ एक बार अंदर की ओर और डिप्स जिसको बोला जाता है, वक्ष विकासक हिंदी में बोलते हैं। देखिए इसमें सीने चौड़े होते हैं, भुजाएं मजबूत होते हैं, इस प्रकार से ये वक्ष विकासक। फिर सर्पदंड, ये सब सभी लोग कर सकते हैं ऐसे सर्प की तरह ऐसे। ये हो गया सर्प। अब मिश्रदंड। अब आपके पास समय कम हो तो घबराए नहीं कि मेरे पास तो आज आधे घंटे का समय है। आप मिश्रदंड कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, बस आपको एक्सरसाइज का कोटा लगभग पूरा हो जाएगा। देखिए मिश्रदंड ऐसे 1 मिनट में आप कम से कम 30 से 50 बार कर सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से। ये हो गया मिश्रदंड। चलिए बैठ जाएंगे और प्रतिदिन करने वाले आसन 5-7 मिनट में कर लेते हैं सहजता के साथ।
बैठ जाएंगे। क्योंकि आपको देखिए 4, 5, 12 आसन होते हैं। 12 आसन लगभग लगभग 8 से 10 मिनट या अधिक से अधिक 12 मिनट में हो जाते हैं, बहुत सहजता के साथ करेंगे तो। अब उसी को रोगी को कराएंगे तो क्या होता है, आसन धीरे धीरे कराना होता है, फास्ट नहीं। क्योंकि फास्ट में भी लाभ मिलता है, लेकिन उसमें रोगी के लिए दिक्कत होते हैं। वो तो जो अपने पुराने साधक होते हैं, जो लंबे समय से अभ्यास है, उनके लिए, और रोगियों के लिए फास्ट नहीं, उनको धीरे धीरे कर स्थिर सुखम आसन, स्थिरता के साथ आसन करना चाहिए। तो चलिए प्रतिदिन करने वाले 12 आसन कर लेते हैं, कुछ कुछ सेकंड कर लेंगे। चलिए वज्रासन में बैठ जाएं इस तरह से। ये भोजन के बाद भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं, ये वज्रासन। और हाथ को खोलते, मुट्ठी बंद करते हुए नाभि के साइड में रख लें और सांस बाहर निकालते हुए आगे झुक जाएं। पेट पूरा खाली और पीछे नितंब से उठेगा नहीं, सटा हुआ रहेगा एड़ी से। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें। कोई आवश्यक नहीं कि बहुत जमीन से सट जाए। आपके शरीर और आपके शरीर की क्षमता का अतिक्रमण ना हो, ये विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो अति भी हानि होता है। कम से कम 10 सेकंड तो अवश्य रुकें, सीखने में भी। फिर धीरे से वापस एक बार पुनः करते हैं। वापस फिर शशकासन, सांस लेते हुए पीछे झुकते हुए, फिर सांस बाहर निकालते हुए आगे झुक जाएंगे। देखिए इस प्रकार से हाथ सामने हुआ, धीरे 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 पूरा झुक जाएंगे, थोड़ी जमीन पे सट जाए और पीछे का भाग भी उठे नहीं, नितंब भी सटा हुआ रहे एड़ी से। ये विशेष ध्यान रखें। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से पीछे से उठा लेते हैं और आगे पूरा झुका लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमने कर लिए, इसको पूरा सीख गए और पूरा मेरा हो रहा है। वो मेथड गलत है। आप पूरा आगे झुक जाएंगे, पीछे से उठ जाएगा तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि पीछे से भी सटा हुआ रहना होता है और आगे से थोड़ी आपको जमीन पे सट जाए। सब ना सटे कोई बात नहीं, जितना झुक सकते हैं उतना ही झुक। ये हो गया शशकासन। एक बार दोबारा करेंगे, कम से कम 2 बार हो जाए, कम से कम 5 सेकंड तो कर ही सकते हैं। फिर साइड से हाथ नीचे इस प्रकार से। गोमुखासन, बाएं पैर पर बैठ जाएंगे, दाहिने पैर उसके ऊपर और दाहिने हाथ ऊपर से लेंगे और बाएं हाथ नीचे से, और हाथ को पकड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। गोमुखासन बहुत सुंदर आसन भी आप लोगों का लगभग लगभग हमको लगता है 10 से ऊपर दिन हो चुके हैं, इसलिए लगभग लगभग लोगों का हो पा रहा है आसन। नहीं तो 1-2 दिन में तो मुश्किल हो जाता है। और जम्मू कश्मीर वालों का तो लगभग लगभग 27 दिन चल रहा है, इसलिए उन लोगों का बहुत सुंदर हो रहा है, उन लोगों का भी। देखिए आप दूसरे साइड से बहुत सुंदर। नंबर 4
दाहिने हाथ पीछे, बाएं हाथ से फिर दूसरे साइड से। इसमें आपको पेट कमर पे पूरा दबाव जाता है। ये तो बैठ के कुछ आसन किए हम लोगों ने, और कमर दर्द के लिए 2 आसन और कर लेते हैं। देखिए, हाथ इस तरह से घुटने पे खड़े हो जाएंगे और हाथ को इस तरह से और पीछे झुक जाएंगे। फिर वापस आप देखिए, पूरा आपको दिखा इस तरह से। ये सभी लोग कर सकते हैं। अब इसका हल्का सा कठिन इस प्रकार से ले लें, हाथ से एड़ी को पकड़ लें, ऐसे इसे पूरा दबाव जाता है। सहजता के साथ। चलिए, पेट के बल लेट जाते हैं। 2-3 आसन। सबसे पहले मकरासन, ठुड्डी के नीचे हाथ और एक एक पैर को पीछे नितंब से सटाने का प्रयास। ठुड्डी के नीचे सीधा रहे हाथ, ऐसा नहीं कोई लोग झुका देते हैं, वो गलत मेथड, उससे लाभ नहीं मिलेगा। दोनों पैर से एक साथ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कमर पे पूरा दबाव आता है। फिर भुजंगासन। भुजंगासन, कंधे के साइड में हाथ और सांस लेते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंगासन का पहला पोज। फिर धीरे से वापस, एक बार दोबारा सांस लेते हुए नाभि तक उठाना है, कमर तक नहीं। धीरे से वापस। पूर्ण भुजंगासन, ठुड्डी के नीचे हाथ रख लो और अभी कमर तक उठाएंगे। सांस लेते हुए हाथ सीधा हो जाएगा, पूरा ऊपर देखें, जितना आप मोड़ सकते हैं कमर को। पूरा कमर पे दबाव जाता है, इस पे कमर दर्द में रिलैक्स मिलता है, कमर स्वस्थ होता है, शेड्यूल होता है। धीरे से वापस, सांस सामान्य। फिर एक बार करते हैं, सांस लेते हुए फिर धीरे से वापस। थाई के नीचे हाथ, सलभासन। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। फिर दोनों पैर से कर सकते हैं इस प्रकार से। ये हो गया पेट के बल लेट के सीधा। आप पीठ के बल लेट जाएं, दाहिने की ओर से करवट लेते हुए लेट जाएंगे, पैर सीधा। और सबसे पहले कमर दर्द के लिए करते हैं मरकट आसन। हाथ कंधे के साइड में और पूरा शरीर जमीन पे सीधा।
और धीरे से दोनों पैर को मोड़ते हुए नीतम से सटा लें। इस प्रकार से कंधे के साइड में हाथ को खोल के रखें, मुट्ठी बंद में, और बाएं तरफ झुकाते हुए पैर को इस पर से झुका दें और दाहिने हाथ की हथेली को देखें। पूरा कमर पे दबाव आएगा इस प्रकार से। बहुत सुंदर। इसमें आप करते जाएंगे, अभी के अभी लाभ मिलता जाएगा कमर दर्द वालों के लिए। ये रामबाण आसन है। फिर दूसरे साइड, दाहिने साइड झुकाए, बाएं हाथ की हथेली को देखिए। लेफ्ट साइड झुकेंगे, राइट साइड देखेंगे, राइट साइड झुकेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे। कम से कम 2 आवृत्ति तो अवश्य करनी चाहिए। फिर 1 फीट का फैसला पैर को, फिर बाएं साइड झुकाएंगे, पंजा पे घुटने चला जाएगा और दाहिने हाथ को देखेंगे। इतना फैसला लिया जाता है पैर की दूरी कि आप जब करेंगे आसन तो आपकी इस आसन में घुटने पंजे पे आ जाएगा पैर। इस प्रकार से ये दूसरा पोज। तीसरा पोज करते हैं, पैर सीधा कर लिए, दाहिने पैर को उठाए, धीरे धीरे सीधा, और दाहिने पैर को ले गए बाएं हाथ पे और दाहिने हाथ को देखेंगे। फिर धीरे धीरे वापस, फिर बाएं पैर को उठाएंगे धीरे 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 और दाहिने पैर पे हाथ पे ले जाएंगे सहजता के साथ, और बाएं हाथ की हथेली को देखेंगे। फिर धीरे धीरे वापस। इस प्रकार से होता है ये मरकट आसन का 3 पोज। आप करेंगे पवन मुक्त आसन। एक एक पैर को मोड़ लें और हाथ से पकड़ के ठुड्डी से सटाने का प्रयास। ये होता है पवन मुक्त आसन। फिर दूसरे पैर से फिर दोनों पैर से एक साथ, जिसको गैस होता है तुरंत के तुरंत बाहर, पवन मुक्त। और इस तरह से झूल सकते हैं तो आपको रीढ़ की हड्डी का मसाज हो जाता है। अब अर्ध हलासन, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, अर्ध हलासन। एक एक पैर को उठाएंगे, और जिनका हो जाता है तो दोनों पैर को एक साथ उठा सकते हैं, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। बहुत सुंदर। ये हो गया अर्धहलासन। अर्धहलासन के बाद पादवृतासन, मोटापे के लिए अर्धहलासन भी मोटापे में आता है, लाभकारी होता है। पादवृतासन गोल गोल घुमाएंगे, शून्य बनाएंगे, क्लॉकवाइज पहले घुमाएं, कम से कम 3 से 5 राउंड, इस प्रकार से 3 से 5 राउंड। पादवृतासन। फिर दूसरे साइड से एंटी क्लॉक। फिर दूसरे पैर से इस प्रकार से पादवृतासन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। इसमें ध्यान रखा जाता है कि दोनों साइड से घुमाते समय बराबर हो। ऐसा ना हो कि आप एक को 25 बार घुमाए और दूसरा साइड एंटी क्लॉक आप लगभग 2 बार ही घुमाए ना, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। आप जो कर सकते हैं दोनों पैर से घुमा सकते हैं इसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से।
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से ये होता है पादवृतासन। पादवृतासन के बाद द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, साइकिल चलाने वाला। तो चलिए, ये तो सभी कोई लगभग सहजता के साथ कर सकते हैं। ऐसे कम से कम 5 से 10 राउंड आओ से चला लें। ऐसे फिर एंटी, वापस आएंगे, आगे गए वापस, ऐसे वापस आना, वापस आ गए। फिर दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। इस प्रकार से ये हो गया आपको साइकिलिंग। अब श्रम के बाद विश्राम अति आवश्यक हो जाता है। जिस तरह से हम लोग दिन भर कार्य करते हैं, अपने कर्म करते हैं, उसके बाद रात्रि में श्वासन शयन करते हैं, तो उसी तरह योगाभ्यास में भी श्रम के बाद, आसन करने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट समय अनुसार अपने को विश्राम अवश्य करना चाहिए। अब उसके लिए सबसे अच्छा श्वासन में विश्राम करने से थकावट जल्द दूर हो जाते हैं और ऊर्जा जो खर्च होता है पुनः ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अब इस पे 1 फीट का फैसला पैर का, और हाथ कमर के साइड में, हाथ की हथेली आसमान की ओर, और 1 से 2 बार लंबे गहरे सांस लेंगे। उसके बाद शरीर के एक एक भाग को देखते हुए, मन ही मन, आंख बंद रहेगा, मन से देखा जाता है, और शरीर को शिथिल करेंगे एक एक भाग को। तो चलिए प्रयास करते हैं, आज सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पैर के दोनों पैर का अंगुली को देखेंगे, और अंगुली को देखते हुए मन ही मन देखना है, और शिथिल कर देंगे उसको। फिर पूरे पंजे को, पैर के पंजे को, फिर पैर की एड़ी को पूरा शिथिल कर लेंगे। फिर पिंडली को देखते हुए पिंडली को भी शिथिल कर दिए। फिर पिंडली के बाद घुटने पे आ जाते हैं, घुटने भी धीरे से शिथिल करते हैं। उसके बाद जांघ पे आते हैं, इसको भी पूरा शिथिल कर देते हैं। कमर पे, कमर के भाग को भी देखते हुए, आँख बंद ही मन के द्वारा देख रहे हैं, और उसको भी शिथिल कर दें। आँख के बाद, कमर के बाद नाभि को देखते हुए नाभि के भाग को भी शिथिल कर देंगे। नाभि के बाद पेट को देखते हुए उसको भी धीरे से शिथिल कर देते हैं। उसके बाद पेट के बाद चेस्ट, छाती को भी देखते हुए मन ही मन उसको भी धीरे से शिथिल करते हैं। छाती के बाद कंधे को भी देखते हुए धीरे से शिथिल करते हैं। फिर सिर पे आ जाते हैं। सिर का एक एक भाग, आँख, कान, मुंह, नाक, सभी भाग को, एक एक भाग को देखते हुए पूरा सिर को भी शिथिल कर दें। फिर वापस कंधे से देखते हुए बाँह, केवनी, हाथ की कलाई, फिर हाथ का पंजा पूरा, अंगुली, सबको देखते हुए धीरे से सबको शिथिल कर दें। और धीरे धीरे सांस की गति को भी सामान्य करें। इतने सामान्य हो जाएगा
सांस की गति कि आपके नाक के आगे रोज रखा जाए, वो भी हिले नहीं, इतना समान ऐसा शिथिल करें। पूरी तरह से पूरा शरीर शिथिल, 100 के समान। मन शांत, कोई शरीर में हलचल नहीं। आप धीरे से शरीर के एक एक भाग को जिस तरह से शिथिल किए थे उसी तरह से सजग करेंगे, और सजग करते हुए आंख बंद रहेगा। आंख को अंतिम में खोलना है, सबसे लास्ट में, उससे पहले आंख बंद रहेगा। और मन से देखेंगे जैसे हम लोगों ने शिथिल किए थे उस सभी भाग को मोटा मोटा मन से देखते हुए ये संकल्प करें कि वह भाग स्वस्थ हो रहा है, शिथिल हो रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ है। अगर व्याधि भी है तो आप उसको ये संकल्प करें कि धीरे धीरे स्वस्थ की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से मन में संकल्प लेते हुए चलिए सजग करते हैं। एक एक भाग को देखते हुए पहले पैर की अंगुली को सजग करें, फिर पैर के पंजे को, पैर की एड़ी को, फिर नितंब, पिंडली, पिंडली के बाद घुटने, फिर जांघें, फिर कमर, पेट, फिर सीने, छाती के भाग को, कंधे और पूरा सिर के भाग, नाक, कान, मुंह सभी भाग को धीरे धीरे सजग करते जाएं। कंधा, बाँह, केवनी, हाथ की कलाई, पूरा हाथ का पंजा, अंगुली, सबको धीरे से सजग करें। और इस प्रकार से पूरे शरीर सजग हो गया। फिर आप धीरे से हाथ को ऊपर उठाएंगे, हाथ को घर्षण करेंगे और उसमें जो उष्ण मिलेगा, आपको ऊर्जा मिलेगा, उसको चेहरे पे स्पर्श करेंगे। उसके बाद धीरे से आँख को खोलेंगे सहजता के साथ। और हम लोग लेटते समय दाहिने करवट लेते हुए दाहिने लेटे थे, अब बाएं से उठेंगे, दाहिने हाथ को ऐसे सहारा देते हुए इस प्रकार से उठ जाते हैं और बैठ जाएंगे सहजता के साथ। कोई एक आसन में बैठ जाएं जो हल्का सा विश्राम में, काहे कि स्वासन सबको प्यारा लगता है। कोई एक आसन में बैठेंगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं सहजता के साथ वे आसन में बैठने का अभ्यास करें, ताकि आपको अभ्यास करते करते धीरे धीरे बैठने का आदत भी बन जाएगा, आसन भी आपके सीध हो जाएंगे। तो चलिए, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं सहजता के साथ वे आसन में बैठ जाएं और करेंगे आप प्राणायाम, और बीच में सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेंगे। और कुछ बातें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम करते करते आप सुनते चलेंगे और करते चलेंगे, दोनों चीज़ होगा। सुनना करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए
सुनते हुए करते हुए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं सहजता के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसमें एक और ध्यान दें, अब आपके हाथ खाली रहेंगे तो आप इसको मुद्रा में भी ले सकते हैं। जिनको गैस बनता है, कब्ज बनता है, वायु मुद्रा में इस तरह से कर लें। गैस की शिकायत हो, अंगूठा से इस अंगुली को दबा लें इस तरह से। और जिनको कोई विकार नहीं है तो वो सोच रहे होंगे हम लोग क्या करें, हाथ को किस पोजिशन, आप ये ध्यान मुद्रा में रख लें ताकि मन आपको एकाग्र हो, शांत हो, प्रसन्न हो और करने में आपको सहजता हो, जिसको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। दोनों मुद्रा बोला जाता है। और शरीर सीधा बैठ जाए, कमर सीधा रहे और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना। इस प्रकार से अब इसमें संकल्प अपने को लेने हैं कि आप जब सांस लें तो दिव्य ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है। सांस जब बाहर निकालें आपके अंदर विकार, नकारात्मक विचार सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। ऐसा संकल्प के साथ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम तो उसका देखिएगा लाभ 4 गुना मिलेगा। है कि संकल्प बहुत महत्वपूर्ण रहता है। संकल्प के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे संकल्प से बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। सिर्फ संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। संकल्प के द्वारा ही तो हम लोग, व्यक्ति जिसका पैर भी कमज़ोर होता है, पैर कट गया होता है, लेकिन वो संकल्प लेता है तो हिमालय की चोटी पर चढ़ जाता है। संकल्प लेने से ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूरा विश्व में जन जन तक योग को फैला पाए। संकल्प की शक्ति है। संकल्प की शक्ति ही चाय वाले को देश के नेतृत्व करने का नेतृत्वकर्ता बना देता है। सिर्फ संकल्प की शक्ति है। संकल्प की शक्ति ही व्यक्ति को बांधे रखता है और उसको स्वस्थ कर देता है। इसलिए संकल्प की शक्ति बहुत आवश्यक है। माने अपने शरीर, अपनी क्षमता का मनोबल मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। चलिए कम से कम 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। अब जिनका लंबे अभ्यास हो गया है, कम से कम 20 दिन से ऊपर या 10 दिन से ऊपर, या पुराने साधक हैं, वो एडवांस भस्त्रिका कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पुराने साधक के लिए, उसके लिए एडवांस पता है। रोगी को नहीं करना होता है फास्ट, वो तो सामान्य करेंगे। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए 1 मिनट आपके पास और है, 1 मिनट आप करेंगे और आप कुछ बातें सुनते चलिए। देखिए योगाभ्यास में आपको प्रथम बार भी समझाया गया होगा, हम उसको हल्का सा और बीच में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप योगाभ्यास करने के लिए प्रातःकाल भी योगाभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के बीच में मन में प्रश्न रहता है, सभी जगह का अलग अलग स्थिति होता है। गांव में कोई है, कोई शहर में है, कोई कहीं है, कोई जॉब कर रहा है, कोई मजदूर कर रहा है, कोई किसान कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो सबकी स्थिति अलग अलग होती है। तो आप, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि मैं सुबह तो मेरे को समय नहीं मिलता है, तो हम शाम में क्या योगाभ्यास कर सकते हैं? हम उनको कहना चाहेंगे कि आप शाम में भी योगाभ्यास कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ को प्राथमिकता दिया जाता है। अगर आपको समय हो तो सुबह योगाभ्यास करना चाहिए, और योगाभ्यास करने के लिए नित्य कर्म से निवृत्त होकर किया जाता है। माने शौच आदि से निवृत्त होकर। तो सुबह करने में क्या होता है कि आप सुबह स्वतः अधिकांश का शौच आदि से निवृत्त हो जाते हैं, और शाम में करने में क्या होता है, हल्का सा उसको अभ्यास बनाना पड़ता है, उसमें प्रयत्न करना, तो आपको शौच आदि से निवृत्त होकर योगाभ्यास कर सकते हैं। नहीं तो आप पेट में भरा हुआ होगा तो योगाभ्यास करने में कठिनाई हो। जैसे आप आगे झुकते हैं, जोगिंग करते हैं, तो बाधाएं आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए खाली पेट किया जाता है योगाभ्यास, ताकि आप आसन सहजता के साथ कर सकें। इसलिए आसन को खाली पेट किया जाता है, और भोजन करने के 5 से 6 घंटे के अंतराल होना आवश्यक होता है। बहुत बड़ी बात। जब आप शाम में कर रहे हैं तो दोपहर मान लीजिए 5 बजे आपको योगाभ्यास करने हैं, तो कम से कम 12 बजे तक भोजन कर लेना होगा। नहीं तो आप कम अंतराल देंगे तो भी आपको लाभ कम मिलेगा और आपको कठिनाई हो सकती है। कहीं किसका मेथड है थोड़ा सामान्य। तो आपको सुबह या शाम कभी भी योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको समय हो तो सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। काहे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह शुद्ध ऑक्सीजन लेते हुए, सुबह का वातावरण शांत होता है, वातावरण वायुमंडल आपके योगाभ्यास के। और शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा सेकंड प्रायोरिटी रखा जा सकता है शाम, लेकिन शाम में भी पूरा लाभ मिलता है। कुछ सुबह से शाम की वातावरण, वायु, अनुकूलता सब कुछ हल्का सा उसमें कम होता है, लेकिन आप बनाएंगे तो हो जाता है। और आपका स्थान योगाभ्यास करें वह स्थान साफ सुथरा होनी चाहिए, खुलादार होनी चाहिए। वृक्ष के नीचे हो, घर में हो तो खिड़की खोल के रखें, दरवाज़ा खोल के रखें। जल के किनारे हो तो अति उत्तम। और योगाभ्यास करते समय पूरे ज़मीन पर बैठ के नहीं, कोई मेट ले लें, चादर ले लें, दरी ले लें, उसमें बिछा के उसके ऊपर किया जाता है योगाभ्यास। ये विशेष ध्यान रखें। वेशभूषा आपका सामान्य हो, नहीं तो आप बहुत टाइट पहन लिए हैं, मान लीजिए जीन्स आजकल चल रहा है, जीन्स पहन लेते तो आपको बैठने में कठिनाई होगा, आसन करने में कठिनाई होगा। एक तो योग का ड्रेस आता है वो पहन लें, वेशभूषा सामान्य हो, मर्यादित हो जिसको कहा जाता है। और सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो आसन कठिन आसन नहीं करेंगे, या जिनका ऑपरेशन हुआ है वो कठिन आसन नहीं करना होता है, बच्चे कर सकते हैं। उसकी आपको मात्रा हम बता दिए, आसन धीरे धीरे करना होता है इस प्रकार से, और अपने सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना होता। तो चलिए आपने भस्त्रिका प्राणायाम लगभग यही विराम देते हैं और करते हैं कपालभाति कम से कम 5 से 10 मिनट। कपालभाति करेंगे 5 से 10 मिनट, ताकि आप स्वयं अनुभव कर सकें, स्वयं जान सकें कि योगाभ्यास प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, बातें सुनी बातें कहता है, तो उसके अंदर आत्मा तो नहीं कहता है कि ये होता है या नहीं होता है, पूरा विश्वास के साथ नहीं कर सकता है। लेकिन स्वयं अनुभव किया हुआ है, स्वयं उसको करता है, स्वयं उसके आचरण में है, स्वयं उसमें जीता है, तो व्यक्ति कहता है, अंदर आत्मा से कहता है, उसके अंदर प्रेरणा से कहता है कि आप कपालभाति करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। उनके दिल से कहता है, और उसके अगला व्यक्ति को वह लगता है कि हाँ सही में कह रहा है, वाकई में कह रहा है, जायज़ कह रहा है, मेरे को भी करके देखना चाहिए। नहीं तो आप कही हुई बातें, सुनी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें केवल कहने से लोगों को लगता है ये तो खुद नहीं जी पा रहा है, मेरे को समझा रहा है, ऐसे मन में आ जाते हैं लोग। इसलिए आप
स्वयं स्वस्थ रहें और दूसरों को भी आरोग्य प्रदान करें। तो चलिए, आपको हमने कुछ बातें बताते हुए कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, आप मेथड इसका बहुत सहज है। संकल्प के साथ 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक माने बाहर सांस, जब सांस बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा और जब सांस अंदर लेंगे पेट सामान्य हो जाएगा। और इस तरह से 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगेंगे। और जो पहले पुराने हो गए हैं वो तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगा सकते हैं, माने 120 स्ट्रोक लगा सकते हैं। अगर 5 मिनट किए तो आप सोच लीजिए, अगर आप 5 मिनट किए तो 300 बार लगेगा। अगर 1 मिनट में 60 बार कर रहे हैं, अगर 1 मिनट में 120 बार कर रहे हैं, 100 से 120 बार, तो 5 मिनट किए तो 500 बार लग जाएगा कपालभाति। तो उसी प्रकार अगर 10 मिनट किए तो 1000 बार हो जाएगा। और आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा रहे हैं तो 3 दूना 600 हो जाएगा। तो सोचिए, जब कपालभाति 600 से 1000 स्ट्रोक आप लगाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितने आपके लग जाएंगे। और अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज से हम लोग बाहर की शरीर के फिटनेस कर रहे थे, आप प्राणायाम के माध्यम से हम लोग अंदर का फिटनेस ले रहे हैं, अंदर की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं, रोग से लड़ने का क्षमता बढ़ा रहे हैं और अंदर का सारे सिस्टम का सर्विसिंग कर रहे हैं। कि अंदर का सिस्टम दिखता नहीं है, बाहर का तो शरीर दिखता है कि शरीर के भुजाएं उसके कैसे हैं, मसल्स कैसे हैं, उसके चेहरे कैसे हैं, पैर कैसा है दिखता है, लेकिन अंदर की बात शरीर नहीं दिखता है। तो हम लोग प्राणायाम के माध्यम से अंदर के शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। तो चलिए, कपालभाति करते रहें और कुछ बातें सुनते रहें। इसमें कई लोगों का बातें, अधिकांश लोगों की बातें ये आते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। हर व्यक्ति को कहा जाता है कि आप योगाभ्यास कीजिए, वो कहेगा मेरे को तो समय नहीं मिलता है भैया। यही क्वेश्चन आता है। योग शिक्षक कहता है कि आप योगाभ्यास करें, आपको आरोग्य मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। लेकिन उसके क्वेश्चन तुरंत उसके ऊपर आता है कि मेरे पास समय नहीं। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे, सबके पास समय उतना ही है। गरीब से लेकर अमीर तक, एक मजदूर से लेकर प्रधानमंत्री तक से राष्ट्रपति तक, सबके पास समय उतना ही है। किसी के पास समय 24 घंटा से ज़्यादा नहीं। मजदूर हो या अमीर हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, फकीर हो या संत हो, सबको समय उतना ही है और सब खाते वही है, रोटी दाल सब्जी चावल। कोई सोना चांदी नहीं खाता है। अमीर है, बहुत धनवान है, वो भी यही खाता है। वो हल्का सा अच्छा खा लेता है, शुद्ध खा लेता है, फल खा लेता है, कूट खा लेता है, कुछ मिठाई ज़्यादा खा लेता है। लेकिन समय तो उसके पास भी वही है, शरीर उसके पास भी वही है, आँख कान हाथ पैर सब कुछ वही है। लेकिन लोग कहते हैं समय नहीं है। आप देखिए, एक 7 दिन में अगर 24 घंटा के हिसाब निकालें तो 168 घंटे लग जाते हैं 7 दिन में, मात्र 7 दिन में। अगर व्यक्ति बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, 7 दिन हॉस्पिटल में रहना हो गया, तो उसके कितने घंटे चले गए? 168 घंटे चले गए मात्र 7 दिन में। जबकि उसको 7 दिन में कितने घंटे जाने थे, योगाभ्यास पे समय लगाना था, मात्र 1-1 घंटा 7 घंटे लगाने थे। तो सोचिए,
जब हॉस्पिटलाइज हो गया तो कितने घंटे चले गए, मात्र 7 घंटे लगाता तो 168 घंटे स्वस्थ रह सकता था, 7 दिन स्वस्थ रह सकता था। वो तो स्वयं का उसका समय बर्बाद हुआ, उससे क्या क्या हानि होती है, समय की हानि हुई, अर्थ की हानि हुई, प्रसन्नता खोया, आनंद खोया, और आपके सगे संबंधी का भी समय नष्ट हुआ, आपके परिवार वाले आपके पीछे समय लगाए, उनका भी रोजगार निचाना मुश्किल हो गया, ताकि आपकी सेवा कर रहे थे। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कई लोगों को उसमें सेवा में लगना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज, भोजन पहुंचाना, दवा पहुंचाने, सोचिए अर्थ आपको कैसे खर्च होते। लेकिन व्यक्ति अगर स्वस्थ रहा तो जितना कमाता है, मजदूरी भी 300 करता है तो 300 बचता है, 7 या 2100 कमा लेता है, और हॉस्पिटलाइज हो गया तो हॉस्पिटल जाने से अर्थ का भी होता है, अर्थ कमाना भी बंद हो जाता है, अर्थ खर्च हो जाता है। तो ये तो 7 दिन का बताया। अगर 14 दिन व्यक्ति मात्र 2 सप्ताह बीमार हो गया तो 336 घंटे उसके चले गए, नहीं तो आपको 14 घंटा ही जाता। और मात्र 3 सप्ताह अगर वो बीमार हो गया तो 504 घंटे उसके समय चले जाते, और 3 सप्ताह मात्र 21 घंटे लगते। तो सोचिए कितना अंतर होता है, कितने नुकसान होते हैं। इसलिए प्रतिदिन योगाभ्यास करने का संकल्प अपने को लेना चाहिए, प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। लोगों को हम कहते हैं योगाभ्यास, आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, आप हमने फर्स्ट बता रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो प्रतिदिन लाइव होते हैं 5 बजे से, आस्था टीवी पे, इंडिया टीवी पे, कई चैनल पे, और अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी, आज तक ये 2 महापुरुष को नहीं सुने होंगे कि आज का कार्यक्रम उनके अस्वस्थ के कारण स्थगित होता है, या आज अस्वस्थ है जिसके कारण ऑफिस नहीं आ रहे प्रधानमंत्री जी, या बीमार हो गए। एक दिन भी आप उनके जीवन में नहीं सुने होंगे कि वो आज बीमार हो गए। एक दिन भी गुरुदेव परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नहीं सुने होंगे कि आज उनके अस्वस्थ के कारण आज का योगाभ्यास नहीं करेंगे, योग अस्वस्थ के कारण आज इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, ऑफिस नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, क्या उनसे क्या हमारे पास ज़्यादा काम है, अपने पास वर्कलोड ज़्यादा है? नहीं, सबसे ज़्यादा वर्कलोड आदरणीय प्रधानमंत्री के पास है। पूरा देश का कंधा उनके पास है, पूरा विश्व कंधा उनके पास है। उनके ऊपर लोड रहता है कि कहीं कुछ ना हो। फिर भी जब वो त्यौहार हो, देश का विदेश का यात्रा हो, या घर या किसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में वो योगाभ्यास करने के लिए तैयार रहते हैं और योगाभ्यास करते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि आप योगाभ्यास अवश्य अपने जीवन में शामिल करें, ताकि आपका जीवन दिव्य जीवन हो सके, आपका जीवन स्वस्थ हो सके, आप अपने आप को स्वस्थ कर सकें। तो अपने को हल्का सा आपको सोचने के लिए हमने बताए, क्योंकि हम किसी दूसरे का एग्जाम्पल दूँ तो लोगों को लगेगा क्या पता, उनको तो मैं देखता नहीं हूँ, उनको जानता नहीं हूँ, वो क्या पता स्वस्थ रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो योगाभ्यास प्रतिदिन करते हैं या नहीं करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा में होते हैं, उपवास होते हैं, तो भी योगाभ्यास करते हैं, दिनचर्या में शामिल कर लिए योगाभ्यास को, तभी स्वस्थ रह पाते हैं। तो चलिए 2 मिनट और कपालभाति करते हुए कपालभाति को विराम देंगे। अभ्युदय से निश्रेयस की ओर योगाभ्यास करते करते व्यक्ति स्वस्थ, जम्मू कश्मीर का देख कटा तो अपने व्यक्ति स्वस्थ होता है, अभ्युदय से निश्रेयस की प्राप्ति होती है,
आर्थिक लाभ होता है, हमेशा आप सुखी रहते हैं, त्यौहार में उत्साह रहता है, आनंद के साथ त्यौहार मनाते हैं। प्रतिदिन आपकी आमदनी जितनी हो रही है वो निरंतर बना हुआ रहता है। दवा में जो खर्च होता है वो दवा में खर्च बचता है और आप निरंतर अपने कर्म पुरुषार्थ कर पाते हैं। इस प्रकार से आपको चारों दिशाओं से लाभ होता है। जी जी, अच्छा, अभी आगे आवाज़ अभी ठीक है? चलिए एक बार देख लेते हैं। अनुज भाई एक बार देख, आवाज़ कट रहा है। जम्मू कश्मीर ठीक हो गया? चलिए ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से अपने योगाभ्यास निरंतर करने से अपने को लाभ होते हैं। तो चलिए यहीं पर आज कपालभाति को विराम देते हुए 2 से 3 बार बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार, फिर ऊंचाई, उसके बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम 2-3 मिनट कर लेंगे। चलिए करेंगे बाह्य प्राणायाम। पूरा सांस अंदर लिए और पूरा सांस बाहर निकालेंगे और 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद। बंद खोलते हुए पूरा सांस लेंगे, फिर पुनः सांस पूरा अंदर भरने के बाद पूरा सांस बाहर। प्रयास हो शरीर में कहीं दबाव तनाव ना हो, खिंचाव ना हो, सहजता के साथ। ये हो गया बाह्य। अब उसी तरह अग्निसार, पूरा सांस अंदर लें, पूरा सांस बाहर निकालें और पेट को आगे पीछे करें। देखिए फोन आ रहा है किसी का। कट दो, इसका है। चलिए ये हो गया। फिर ऊंचाई कर लेते हैं 2 बार कम से कम, गले के लिए, सर्दी जुकाम टॉन्सिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये सांस रोक के रखने वाला, जैसे अभी पूरा सांस ले अंदर रोक के रखे हैं, या बाह्य जब किए सांस अंदर या बाहर रोकते हैं तो उसको अधिक से अधिक 1 मिनट से 1.5 मिनट तक रोकना होता है। उससे ज़्यादा अतिक्रमण हो जाता है, फिर हानि हो सकती है। इसलिए इसको प्रयास करें अधिक से अधिक 1 मिनट तक रोकने का। चलिए एक बार दोबारा। ये हो गया आपको जाई। चलिए पैर को खोल लेते हैं और कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, ताकि आपको बैठने का अभ्यास नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए पहले बटरफ्लाई कर लेते हैं, तितली आसन। इस प्रकार से
बटरफ्लाई। इससे आपको धीरे धीरे बैठने का भी अभ्यास हो जाएगा। जब आप बैठने में हल्का सा दिक्कत हो, बटरफ्लाई करें इस प्रकार से, तितली आसन। फिर पैर को खोल लें, दंडासन में पैर को हाथ कमर की साइड में और पैर की अंगुली को आगे पीछे, इस प्रकार से। ये सूक्ष्म व्यायाम दिखने में बहुत सहज दिखता है, लेकिन बहुत कठिन होता है। ये जो अपने बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, जो नहीं कर सकते हैं आसन, ये सूक्ष्म व्यायाम उनको कराएं सहजता के साथ। पैर को आगे पीछे, पैर के पंजा को सांसों के साथ फिर गोल गोल इस तरह से घुमाएं, गोल गोल। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉक। पैर को फैला लें, इस तरह से करें। दोनों को सटा लें इस प्रकार से, ऊपर नीचे कर लें। फिर आप हाथ को इस तरह से पकड़ के इस तरह से गोल गोल घुमा लें, ऐसे गोल गोल। हाँ, जिस तरह से साइकिलिंग कर रहे थे उस प्रकार से, ताकि आपके एक एक अंग भी फ्री हो जाए। फिर दूसरे पैर से नीचे से पकड़ लें इस तरह से, पैर को फैला लें, स्थित कोणासन, ऐसे इसको बोलते हैं स्थित कोणासन। त्रिकोणासन किए थे, इस प्रकार से कमर में आपको दबाव होगा, ऐसे स्थित कोणासन, बहुत सहजता के साथ। दोनों पैर को एक साथ सटा लें और इस प्रकार से। मोटापे के लिए भी बहुत लाभ होता है इसमें, मोटापा कम होता है और शरीर शिथिल बनता है। ये चक्की आसन, पहले गांव में माताएं बहनें चक्की चलाते थे, तो आजकल चक्की नहीं है, तो उसको व्यायाम के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरे साइड से इस प्रकार से, ये चक्की आसन। चलिए बैठ जाएंगे, फिर बैठ के करते हैं। हाथ के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथ के लिए सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपको एक आसन में बैठ जाएं, जिसमें आप बैठ सकते हैं सहजता के साथ। आपको हम प्रथम में ही बताए थे कि आप वही आसन का चयन करें जिसमें आप सहजता के साथ बैठ सकते हैं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कोई एक आसन में बैठ के हाथ को सामने करें, हाथ खुले रहे, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, इस प्रकार से। हाथ सीधा रहे, हाथ की अंगुली के लिए फिर मुट्ठी बंद कर लें और इस तरह से गोल गोल घुमाएं। फिर दूसरे साइड से पूरा हाथ खोल लें, इस तरह से ऊपर नीचे करें। फिर हाथ को कंधे पे रख के इस तरह से, कंधे के लिए ऐसे, सांसों के साथ आप इसको दूसरे साइड से
हाथ को घुटने में रखिए इस प्रकार। इसके भी दूसरे साइड से। फिर हाथ को इस तरह से पकड़ ले और पीछे, सिर के पीछे से खींचे ऐसे, ताकि आपको बाँह मजबूत हो, शरीर में अकड़ ना हो। इस प्रकार से सहजता के साथ ऐसे। फिर हाथ को इस तरह से लॉक लगा के सिर के पीछे से दबाएंगे, सांस लेते हुए पीछे से दबा लें। फिर आगे से दबा लें। फिर साइड से दबा लें। फिर गर्दन के लिए भी इसे कर सकते हैं, आगे पीछे। आंख बंद कर भी कर सकते हैं, आंख खोल के भी कर सकते हैं। किसी को आंख बंद करके करने में दिक्कत होता है तो खोल के करें, ऐसे साइड से इस प्रकार से गोल गोल घुमा सकते हैं इसको। इस प्रकार से चलिए, सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम लोग आप करेंगे अनुलोम विलोम, सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम। बाकी तो सब सहयोग करते हैं, आसन, एक्सरसाइज, बाकी प्राणायाम, लेकिन सबके मूल में कपालभाति अनुलोम विलोम बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए अनुलोम विलोम करते हुए कुछ बातें सुनते चलेंगे। इसको भी प्रयास करें कम से कम 5 मिनट बिना रुके हो जाए, ऐसा अपने को अभ्यास करना चाहिए। चलिए निरंतर इसको कम से कम 5 मिनट करते हुए ऐसा अभ्यास करें। 5 मिनट तक का आपने निरंतर करने का अभ्यास हो। और इसी के साथ कुछ बातें आपको हम साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सुनते चलेंगे और करते चलेंगे। लगभग आज जम्मू कश्मीर वालों को भी 7 बजे समाप्त होता था प्रतिदिन, लेकिन आज हम लोग 7:30 बजे समाप्त करेंगे और 5-7 मिनट में पूर्णता की ओर ले चलेंगे। अनुलोम विलोम आप करते रहें और कुछ बातें सुनते रहें। लोग सोचते हैं योग क्या है, कैसे है, क्या है, तो उसको हल्का समझने का प्रयास करें आप अनुलोम विलोम करते करते। योग का शब्द आपको वेदों से, गीता से, पुराण से, उपनिषदों से, आदि से बहुत अति पुरातन काल से चलता आ रहा है। अब भारतीय दर्शन में तो योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द भी है। आत्मदर्शन से समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक की योग का व्यापक व्यवहार हमारे शास्त्रों में हुआ है। योग दर्शन में तो इसको योग दर्शन के उपदेष्टा जिसको कहा जाता है, रचिता जिसको कहा जाता है, महर्षि पतंजलि ने तो योग का शब्द का अर्थ ही चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं, चित्त की वृत्ति को निरोध करते हुए बताते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र के माध्यम से समझाते हैं कि मन को शांत योग के माध्यम से किया जा सकता है, चित्त को शांत किया जा सकता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध।
तदा द्रष्टु स्वरूप्यवस्थानम योगः समाधि। इस प्रकार से उन्होंने सूत्र के माध्यम से योग के स्वरूप को समझाते हैं कि योग के माध्यम से ही संभव हो सका है व्यक्ति को, ताकि 5 वृत्तियाँ शांत होते हैं, सारे वैराग्य अभ्यास के माध्यम से निरोध कर सकते हैं और अपने महर्षि व्यास जी भी योग को समाधि करते हुए उसको अर्थ में बताते हैं, समाधि करते हुए स्वयं पूर्वक साधना करते हुए आत्मा का परमात्मा के साथ योग कर समाधि का आनंद ले सकता है। वही तो योग। आत्मा जब परमात्मा की उपासना करता है तो भगवान ने दिव्य ज्ञान देता है, दिव्य प्रेरणा मिलती है, दिव्य सामर्थ्य होता है, दिव्य सुख, शांति, समृद्धि, दिव्य आनंद से युक्त हो जाता है व्यक्ति। भगवान की दिव्यता से जुड़ जाना ही तो योग है, माने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेना ही तो योग है। यही तो योग को कुछ सूत्र रूप में हम लोग समझते हैं। तो चलिए अनुलोम विलोम करते। कुछ लोग नीचे हाथ कर लिए हैं, वो लोग भी दोबारा हाथ प्रारंभ कर लें, कि कभी कभी शुरुआत में क्या होता है हल्का सा हाथ में लग जाता है कि भाई आप नहीं हो पाएगा। इसको निरंतर करते रहेंगे तो अपने को हो पाएगा, नहीं तो हो पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए और 1 मिनट कम से कम करते हुए अनुलोम विलोम को विराम देंगे। अभी तो हमने ऋषियों का बता रहे थे, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में भी कही हुई है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। उन्होंने भारतीय वाङ्मय में गीता में इसको बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, गीता में कहते हुए। इसका गीता में तो बहुत प्रचार प्रसार भी किए हैं लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, और गीता में इसको कई बार आया हुआ है। उनको सूत्र रूप में अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सिद्धि हो, असिद्धि हो, सफलता हो, असफलता हो, जय हो, पराजय हो, इन समस्त भावों में आत्मस्थ रखते हुए सब भाव में रहना ही तो योग है। इसी को कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। हमेशा समभाव में यही सिखाता हम लोगों को गीता का उपदेश। जब युद्ध चल रहा था यही उपदेश दे रहे थे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को। असंगत भाव से दृष्टा बनकर अंतर की दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलतापूर्वक कर्म करना ही योग। तो चलिए करते हुए आप अनुलोम विलोम को ही विराम देते हैं और अंतर जगत में चलते हैं। भ्रमरी 2 बार उद्गीर और प्रणव ध्यान। अंगूठा से कान के निकला हुआ भाग को बंद कर देंगे, 3 अंगुली से आँख को 1/4 माथे पे और 3 बार भौंरे के जैसा गुंजन।
किसी एक चक्र, 8 चक्र में से किसी चक्र को लगा सकते हैं। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, किसी चक्र पे भी या किसी पदार्थ पे भी आप मन जहाँ एकाग्र हो वहाँ मन स्थिर करें। आप धीरे से हाथ को ऊपर कर लेंगे और घर्षण करेंगे, आंख बंद रहेगा और इसके उष्ण को चेहरे पर स्पर्श करने के बाद धीरे से आंख को खोलेंगे। इस प्रकार से आज का सत्र को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। और इसी में कहा जाता है योग के 3 पहलू होते हैं। योग का ज्ञान जानना, जो हम लोग आज जाने और उसको अभ्यास किए, उसके दूसरे पहलू होते हैं अभ्यास, उसके बाद तीसरे पहलू होते हैं उसको आज क्षण में उतारना। तो हम लोग प्रयास करेंगे, संकल्प लेंगे कि आज हम लोग जाने, उसको प्रतिदिन अभ्यास करें और उसको आज क्षण में उतारें, ताकि अपना जीवन दिव्य जीवन आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ जब तक जीवन जिए तब तक आनंद, उत्साह, प्रसन्नता के साथ योग कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ एक एक झारखंड के कोई जिनको विशेष लाभ हुआ होगा, 1 से 2 लोगों को 1-1 मिनट का अवसर देते हुए आज के सत्र का पूर्णता करेंगे। तो हम चाहेंगे कि जिनको विशेष लाभ हुआ है 10 दिन के में इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में या अपने योगाभ्यास करने में, ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिल सके, तो हम चाहेंगे झारखंड वालों को कि एक अनम्यूट करके, जिनको सबसे ज़्यादा लाभ मिला हो, अनम्यूट करके अपनी बात रखेंगे, ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा। भाई आवाज़ नहीं आ रहा अनुज, ये बात देखा ना, इसमें आवाज़ नहीं। चलिए, प्रेम जी को कब्जियत का शिकायत था वो दूर हो गया। जरूर वो निश्चित रूप से अपना ध्यान से किए होंगे। कपालभाति का ही दिन है। और किन्हीं को अगर कोई लाभ हुआ है तो आप अपने प्रतिक्रिया को रखें।